We are the country's largest think tank. We do a lot of webinars, a lot of research on a number of different issues. We do it deliberately because we want a debate in this country, something that has been lost for a long, long time. Probably we never had it. Probably we are not a debating culture. Probably we're not the argumentative Indian that Sen talked about. हमारे यहाँ बस टीवी और मीडिया पे कॉलम्स लिखते हैं लोग, मीडिया पे न्यूज़पेपर पे कॉलम्स लिखते हैं, टीवी में लोग आके लड़ते हैं और बुरी तरह लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं. तो दैट्स द नेचर ऑफ अ डिबेट. इश्यूज तो हम बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करते. तो पीआईडी इज द ओनली प्लेस जहां आपको इश्यूज पे डिस्कशन मिलेगी. हम इश्यूज पिकअप करते हैं, उन पे बाकायदा डिस्कशन करते हैं और रेगुलरली करते हैं. कल हमने यूनिवर्सिटीज पे किया था, द क्राइसिस इन यूनिवर्सिटीज, हाउ बैड यूनिवर्सिटीज आर, एंड वी शुड टॉक अबाउट देम. Today we are going to take up the issue of civil service, the CSS exam process, and the questions of merit, bureaucracy, and transparency. As all of you know, the PIDE is very strong on asking for a reformation of the colonial institutions. The civil service is a colonial institution that we keep hanging on to. So this is a very important issue for us. So that's why we are very happy to talk about this issue. Now, Umar Cheema Saab, a well-known journalist, well-known Pakistani journalist, he initiated this discussion. He came out with some findings, which he'll talk about just now, कि civil service में क्या हुआ है. ठीक है जी. तो उमर चीमा साहब को हम पहले फ्लोर देंगे. उसके बाद डॉक्टर रमीज अहमद हैं, डायरेक्टर जनरल फ्रॉम द एफपीएससी. उसके बाद सलीम रांझा साहब हैं, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी, वेल नोन सिविल सर्वेंट. सो द इशू हियर इज कि सिविल सर्विस का एग्जाम जो लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था 1860 में, जो अभी तक चला जा रहा है, जो हम इतने नाहिल हैं कि हम अभी तक उस एग्जाम को नहीं ठीक कर सके, समझ सके कि वो एग्जाम करता क्या है. जो बच्चे साल साल लगा के अमेरिकन हिस्ट्री रट के या कुछ और हिस्ट्री रट के, कोई जनरल नॉलेज रट के सिविल सर्विस में आ जाते हैं, फिर वो तेल को चलाने की कोशिश करते हैं, फिर वो डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो पता नहीं क्या करते हैं. तो मुझे समझ नहीं आती कि ये निज़ाम क्या है. बट आई विल नॉट स्पीक मच. लेट मी गो टू उमर चीमा टू सेट द सब्जेक्ट अप. उमर साहब, प्लीज गो अहेड. थैंक यू डॉक्टर साहब. ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, इस इशू पर डिबेट करने के हवाले से, एज अ बैकग्राउंड, जो डॉक्टर साहब जो डिबेट का जिक्र कर रहे हैं, या वो आर्टिकल जिधर से ये वेबिनार का ख्याल आया, वो इनफैक्ट मैंने एक सीएसएस के कैंडिडेट के हवाले से लिखा था कि वो कोशिश कर रहा है ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उसको ये सिस्टम किस तरह डील करता है उसको एक्सपीरियंस पहले से होना शुरू हो गया. लड़के ने सीएसएस का एग्जाम दिया और वो इंग्लिश ऐसे में फेल हो गया, और उसके बाद उसकी स्ट्रगल शुरू हो गई. उसके लिए इनफैक्ट ये एक शॉक था, यानी कि उसको जोम होगा कि वो नहीं फेल हो सकता. तो उसने एप्लीकेशन दी थी कि मैं रीचेकिंग करवाना चाहता हूँ. एफपीएससी ने बॉदर ही नहीं किया उसको रिस्पॉन्ड करने का बकौल उसके, और वो कहता है कि मैंने तकरीबन 2 माह इनका इंतजार किया, रिमाइंडर भी दिया, कोई सुनवाई ना हुई. वो हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको रीचेकिंग वगैरह की जाए. फिर उसको एफपीएससी ने एक जो है ना, एक उसको जवाब दे दिया जी कि रीचेकिंग हुई है और बस कोई नंबर वगैरह आपके उतने ही है. उसने कहा जी कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए अपने आंसर शीट की. तो एक नई स्ट्रगल शुरू हो गई. एफपीएससी ने दोबारा उसको कोई अहमियत नहीं दी उसकी दरखास्त को, जब तक एक और हाई कोर्ट से ऑर्डर ना आया. तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसको को हेल्प ना मिली, और वो बंदा आगे उसने आरटीआई के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ये एप्लीकेशन दे दी. फिर फिर भी कुछ ना हुआ तो वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गया. अब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस सिलसिले में ऑर्डर दिया है कि उसकी आंसर शीट है और ये उसका राइट है, और ये राइट जो है ये तो इंटरमीडिएट लेवल तक भी है कि अगर कोई बंदा अपना पेपर चेक करना चाहे, वो देखना चाहे तो वो देख सकता है. तो आप उसको राइट ये क्यों डिनाई कर रहे हैं? तो ये यहाँ से बात शुरू हुई. फिर ये है कि और उसमें
लोग किस किस तरह यानी कि और क्या हिस्ट्री है इंग्लिश ऐसे में फेल होने की, और ये सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये भी इन मौज़ूआत का भी अहाता मैंने अपने आर्टिकल में किया है, लेकिन ये है कि जो ही डिबेट आगे चलती है फिर हम साथ साथ उन पर बात करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। आपने ये बताया हमें, बहुत शुक्रिया जी। तो मसला क्या है यहाँ, ये है कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी कम है, और उसमें जो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि चेकिंग कैसे होती है, और उसकी वजह से लोग परेशान रह रहे हैं और लोग ये बातें कर रहे हैं, और उसकी वजह से कोर्ट में भी केस जा रहा है। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है जी। रमीज अहमद साहब, आप क्या इस पे कहेंगे? जी सर, पहले तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर आपको भी और ऊपर चीमा साहब को। सर आपका आर्टिकल मैंने भी पढ़ा। आपने वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं थी। हाई कोर्ट ने इंटरम ऑर्डर दिया था कि आप इसको सुने और इसका डिसाइड करें। ये साजिद वास का केस है। हमने उसको कमीशन ने सुना और उसको कहा जी कि रूल्स परमिट नहीं करते। रूल सब रूल 28 है, रूल 16 का, ये कैबिनेट के अप्रूव रूल्स हैं, नोटिफाइड है। आंसर बुक्स आर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ये कैन नॉट बी शोन टू द कैंडिडेट। उसको हमने रिप्लाई कर दिया। हाई कोर्ट ने हमारी रिप्लाई सुनने के बाद उसका केस डिसमिस कर दिया। उसने ये चीज हाइड की, इंफॉर्मेशन कमीशन को नहीं बताया कि मेरा केस जो है ये हाई कोर्ट डिसमिस कर चुकी है। नए सिरे से एक ही सब्जेक्ट पे दोबारा लिटिगेशन में पीआईसी पे चला गया। पीआईसी ने 2 ऑर्डर कर दिया कि इसको आप आंसर बुक्स प्रोवाइड करें। उसके अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन मैंने फाइल कर दी है। क्या वजह है कि हम उसको नहीं दे सकते? ये मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जो कैबिनेट का अप्रूव्ड है, नोटिफाइड है। वी आर बाउंड टू obey the rules and regulation approved by the government, federal government. Federal government mean prime minister and the cabinet. You know it very well. 28 में कहते हैं आंसर बुक्स इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन are confidential document and cannot therefore be permitted to be seen by candidate or their representative, nor re-examination of answer books or scripts shall be allowed under any circumstances. A candidate desirous of getting his marks awarded by the examiner recounted may submit his request for the purpose within 1 month for the date of issuance of the result, along with a treasury challan of 500 rupees per paper for recounting his marks. इसने पहले तो एफपीएससी को अप्लाई नहीं किया था, लेकिन पीएमडीयू पे कंप्लेन आई थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, दैट्स व्हाई वी एंटरटेन्ड हिज कंप्लेन। हाई कोर्ट को रिप्लाई कर दिया, डिसमिस हो गई। पीआईसी ने कहा रिव्यू में चले गए। सर कहाँ बताया कि हमने लॉ को वायलेट किया? और ये कोई यूनिवर्सिटी मुझे ऐसी बता दे, कैम्ब्रिज का एग्जामिनेशन होता है, कैम्ब्रिज की बता दे जो आंसर बुक्स की फोटोकॉपियां देता हो। किसी जगह ये प्रैक्टिस हो रही है, इंटरनेशनल बता दें जहां आंसर बुक फाइनल एग्जामिनेशन होता है और आंसर बुक की कॉपियां देती मिलती हो। सर आप एफपीएससी को एक और कलर देते हैं, आप ट्रस्ट तो करें। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती। जो बच्चा पेपर में आके बैठता है, थर्ड पार्टी उसे इवैल्यूएट करती है, एफपीएससी खुद नहीं करती। एग्जामिनर के जो डिप्लॉय किए जाते हैं, एग्जामिनर करते हैं, फिक्टिशियस के साथ उनके पास जाता है, उनके पास जो मटेरियल पड़ा है उसने इवैल्यूएट किया, उसके मुताबिक उसको आंसर जो उसके मार्क्स है और कन्वे टू हिम। अब बताएं इसमें और ट्रांसपेरेंसी हम क्या लेके आ सकते हैं, बता दें फिर। अच्छा, we'll talk about it जी। एक मिनट में सलीम रांझा साहब से ले लूं, फिर उमर साहब I'll come back to you। सलीम रांझा साहब बताइए कि ये एफपीएससी का एग्जामिनेशन जो आपने भी दिया होगा कुछ अर्सा पहले, जो मेरे बाप ने भी दिया था 1936 में, ये खुदा के वास्ते ये क्या है? ये बदल सकते हैं हम कि नहीं, या बदलना चाहिए कि नहीं? ये क्या है? ये कोई हरफे आखिर है कि जो इसको बदला नहीं जा सकता, या बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और ये ऐसी चीजें होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर भी नहीं शेयर करते। ये वैसे मैं आपको बता दूं जी, ये बात गलत है कि कहीं एग्जामिनेशन पेपर्स वापस नहीं मिलते। मैं जब शिकागो में पढ़ता था, मैं सारे पेपर्स करेक्टेड
हाथ में मिल जाते थे, सारे दे देते थे, कोई नहीं रोकता था। जी बताइए सलीम रांझा साहब, आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। I will take it as yet another one, a personal favor to me. You invited me over for this exact 1 year after my retirement. Had you invited me a couple of years ago, तो मैं अब, and if I would have spoken my, एक तो मैं सच ना बोल सकता, और दूसरे नंबर पे मैं अगर सच बोलता तो शायद मेरे बारे में कुछ 3-4 चार्ज शीट्स हो जाती। सबसे पहले जब हम लोगों ने एग्जाम दिया, मैंने 1983 में एग्जाम, 84 में एग्जाम दिया, और उस वक्त दिस वाज 12th कॉमन, तो हम लोगों को एहसास हो गया था थोड़े अरसे के बाद, 2-3 पेपर्स के बाद, कि ये एग्जाम नहीं है, ये उस जमाने में एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम होता था, नीलाम घर। ये अपनी तर्ज का पाकिस्तान का सबसे बड़ा नीलाम घर है, जिसके अंदर कोई 8 से 10 हजार बच्चा एग्जाम देता है और उनमें से सिर्फ 200 सिलेक्ट होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो बाकी तकरीबन 9,800 लोग नहीं सिलेक्ट हुए वो किसी भी लिहाज से दूसरों से कम हो। Some of the brightest minds which later on proved to be were not qualified, और उनमें से मैं बता नहीं सकता कि कौन कौन सा आदमी इस एग्जाम में फेल हुआ और बाद में वो पाकिस्तान के आसमान के ऊपर चमकता हुआ सितारा बना। पहली नंबर पे मुझे, अगर एफपीएससी के सामान माइंड ना करें, कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि क्या पेपर जो दिया है उसकी कोई साइंटिफिक या चेकिंग होनी है। सारी की सारी सब्जेक्टिव है। बड़ा मजेदार होता है कि एक साल किसी न किसी पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और 2 साल के बाद उसी में रगड़ा लग जाता है। ये इत्तेफाक से ज्यादा की बात है। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरी दोनों एग्जाम में हिस्ट्रीज थी। पहले एग्जाम में मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में मिला के 130 या 40 नंबर लिया था, दूसरे एग्जाम में 109 था। पहले एग्जाम में मैं इंडियन हिस्ट्री में मेरे 68 मार्क्स थे और दूसरे पेपर में 18 मार्क्स थे, और दूसरे साल उसी बंदे के 137 मार्क्स थे। तो एक में ऊपर जा रहे हैं, एक में नीचे जा रहे हैं, बंदा वही है, नॉलेज ऑलमोस्ट वही है। सेकंड, ये एनालिसिस से ज्यादा अच्छी फलारी इंग्लिश का एग्जाम है। और ये अगर आप देखिए, इज इट अ कोइंसिडेंस कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और इस तरह के चंद एडवर्ड्स कॉलेज के लोग प्रीडोमिनेटली आते हैं। इस वक्त मैं टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ और कल हम सदर साहब के साथ थे। उनका जी पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा जो डी स्किल में काम कर रहा है वो सक्खर का और रहीम यार खान के। क्या हमने आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी अच्छी अंग्रेजी को यार्डस्टिक बनाया हुआ है? और ये बड़ा अजीब बात है, शायद इसमें आप लोग बहुत, दुनिया में बहुत कम मिसालें हैं कि जो जब सोचती हैं तो अपनी मादरी जबान के अलावा सोचती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड मुल्क जापान से शुरू होके और ब्राजील तक सारे के सारे अपनी जबानें इस्तेमाल करते हैं, और हम वो महकूम लोग हैं जो आज तक अपने इम्तिहान को उर्दू या किसी और रीजनल जबान में नहीं कर सके। क्या वजह है? मैं चैलेंज करता हूं कि हम, मेरे बहुत से कॉलीग जो इस वक्त नौकरी में हैं, जो रिटायर हो गए, उनमें से कितने लोग होंगे जो सोचते अंग्रेजी में? जब आपने सोचना और जबान में है, लिखना और में है, बोलनी तीसरी है, तो आपका दिमाग, आपकी जबान, आपका दिल किस तरीके से उसके अंदर यूनिजन या हार्मनी डेवलप हो सकती है। दिस इज अ हाई टाइम दैट वी शुड डिसाइड कि क्या, इस वक्त बहुत सी टूल आ चुके हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हैं, बहुत से ऐसे हैं जो असेसमेंट के टूल्स आ चुके हैं जिनमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी चेक होना शुरू हुए। एफपीएससी को
अपने जो सॉरी टू यूज दिस वर्ड फरसूदा एग्जामिनर्स की दुनिया है उससे निकलना चाहिए। जो यूनिफॉर्म और यार्डस्टिक बनाने चाहिए जिसके ऊपर 2000-3000 पेपर जो है वो एक जैसा चेक हो। ये नहीं है कि एक आदमी अपनी बीवी से लड़ा हुआ है उसका पेपर चेकिंग उस दिन और है और एक आदमी जरा गुड मूड में है, तो सब्जेक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी और आई वुड से पैरामीटर्स बनाएं जिनके ऊपर दुनिया चेक करती है। कोर्सरा और एडेक्स के पेपर्स देखें, उनके टेस्ट देखें और उनमें देखें कि वो एग्जाम किस तरह लेते हैं। और उसमें बड़ी मजेदार बात है, the moment you finish your input in your exam, in next 5 to 10 seconds you have the output. हम 3-3, 4-4, 5-5 महीने लेके बैठे और यहाँ पे ये जवाब आएगा कि जी हमारे पास कैंडिडेट इतनी तादाद होती है। जनाब कोर्सरा और एडेक्स में एक एक पेपर के 1.5-2 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स। So time for FPSC to move to the new world, और अगर ये मूव होगी तो फिर वो हमारे लोग आएंगे जो हमें चाहिए। मुझे बड़े तकलीफ दे ये कहना पड़ता है कि इस वक्त हमारी जो एग्जामिनिंग सिस्टम और पूरे का पूरा HR है वो कम से कम 50-60 साल पुराना है। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात की आपने जी। बताइए उमर चीमा साहब, what are you? हाँ जी, वो रमीज साहब को बात कर रहे थे वो कि कोई मेरे फैक्ट्स क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि FPSC के पास एक मौका था कि जब ये इंफॉर्मेशन कमीशन में गए तो उधर अपने फैक्ट्स इन्होंने दिए, लेकिन इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी इनके फैक्ट्स से एग्री नहीं किया। अच्छा, और फिर ये बात कर रहे थे ना, आप तो इंटरनेशनली बता रहे थे इनको, अपना एक शिकागो का एक्सपीरियंस बता रहे थे, यानी कि इधर इंटरमीडिएट लेवल पर अगर किसी ने पेपर अपना देखना हो, आंसर शीट देखना हो तो उसको मिल जाती है। और ये बड़ी वैसे अजीब बात लगती है कि मैंने एक पेपर हल किया है और मुझे ही वो डिनाई कर दी जाए, यानी कि उसमें कौन सी सीक्रेसी इन्वॉल्व है। और जिस तरह राजा साहब ने बात की है कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, यानी कि ये कह देना कि जी एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है, और थर्ड पार्टी को भी ये नहीं पता कि वो खुद पेपर चेक करता है या बाज़ औक़ात हो सकता है कि उसका कोई बच्चा CSS कर रहा हो और वो कहे कि जरा ये पेपर चेक करो ना, तो मेरा अपना ये यार्ड स्टिक क्या है, उसके बुनियाद पे तू पेपर चेक करो तो आपको भी पता चलेगा कि पेपर किस तरह से आते हैं। कई लोग इस तरह भी चेक कराते हैं। और अगर आपका कोई म्यार ही नहीं है, यानी कि लेट्स से कि मेरे कुछ अपने आइडियाज हैं, मेरा एक पर्सपेक्टिव है, हर इंसान की एक अपनी थिंकिंग होती है, आप ऐसे में उसकी थिंकिंग को भी जज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको उससे एग्री नहीं करते, कम से कम उसके आर्गुमेंट को तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। तो कई ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी की सोच पसंद नहीं आई तो इस बुनियाद पर उसको फारिग कर देते हैं। ये जिस साल की बात हो रही है 2020 की, जिसमें वो साजिद लड़का जिसका मैंने जिक्र किया था, यानी कि उसमें तकरीबन कोई 2800 से ज्यादा लड़के सिर्फ यानी कि उनको ऐसे में 0 मिला, ठीक है, इंग्लिश ऐसे में, यानी कि 0 नंबर। अच्छा, उसके बरक्स उनमें 2 ऐसे लड़के भी शामिल थे कि जो एक वो इंग्लिश प्रेसी का पेपर था उसमें एक के 76 थे और एक के 76 से अबव थे। ये कैसे मुमकिन है कि वो उधर वो 0 हो गए? तो आपका कोई ऐसा जब प्रॉपर सिस्टम नहीं होता तो उसको छुपाने के लिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना वो कोई लॉजिकल रीजन आपको दे सकती है कि मैंने नंबर मार्किंग किस तरह की है, तो उन चीजों को छुपाने के लिए फिर वो कैंडिडेट से आंसर शीट भी छुपाई जाती है। और इससे क्या होता है, फिर लोग डिस्करेज होते हैं, फिर इधर तुक्का गेम ही चलती है कि किसी का तुक्का चल गया। जो राजा साहब ने बताया कि एक साल मेरे इतने मार्क्स आए और दूसरे साल इतने आए। और यही जो साजिद अब्बास के जो वकील हैं वो भी इत्तेफाक से कोई एक सिविल सर्विस रिटायर्ड है, तो वो मुझे बता रहे थे, वो कह रहे थे कि उनकी बेटी जो है वो कनेड की पढ़ी हुई है और वो कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन में भी लिख रही थी उससे पहले, CSS करने से पहले। लेकिन जब उसने CSS किया तो वो भी इंग्लिश में फेल होगी। जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन में गए तो वो कोई उस टाइम इन्होंने कहा जी कि नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब आप देंगे ना तो नेक्स्ट टाइम हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम वो पास होगी और वो कस्टम में चली गई। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा
वाज़े म्यार नहीं है। अगर कोई बंदा आपको चैलेंज करता है, कोई कंफ्रंट करता है, तो हो सकता है कि उसके साथ कोई नरमी का मामला आ जाए। ये भी हो सकता है कि मसलन यही लड़का जो है ये अब जो है टारगेट हो जाए कि नेक्स्ट टाइम इसके साथ और कोई बुरा सलूक हो। और दूसरे कई लोग जो हैं वो इसलिए आवाज नहीं उठाते कि हमने बार बार एफपीएससी के पास ही जाना है, और अगर हम इनको चैलेंज करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें फिर फेल कर दें। तो ये ओवरऑल जो ये अप्रोच है इनके, इससे लोग डिस्करेज होंगे, इससे कोई आपके पास कोई क्वालिटी कैंडिडेट्स आगे नहीं आएंगे। यानी कि अल्टीमेटली जिन लोगों ने किया वो भी तुक्के पर, कोई कहेगा जी मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कोई 1 माह तैयारी की और मैं पास हो गया। उसकी लक हो सकती है कि कोई एग्जामिनर इस तरह का मिल गया, कोई इस दफा एक दफा तय है जी कि एग्जाम हमने मार्किंग इतनी टाइट नहीं करनी, दूसरी दफा जो मार्किंग टाइट करनी है उसके पीछे क्या रीजनिंग है वो भी कोई पता नहीं चलता। ठीक, वेरी गुड चीमा साहब। ये राजन साहब पीएससी से, लेट मी जस्ट आस्क यू क्वेश्चन, क्या ये आप हमें अपना यहाँ पीआईडी में अपना डेटा दे सकते हैं एग्जाम के बगैर नामों के, ताकि हम इसको स्टडी करके देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है? रमीज साहब क्या ख्याल है, इज दैट पॉसिबल या ये भी स्टेट सीक्रेट होगी? जी रमीज साहब, क्योंकि दुनिया जहान में ये जो डेटा होता है एग्जामिनेशन का, ये स्टडी किया जाता है कि इसमें देखें क्या पैटर्न्स निकलते हैं। जो उमर साहब बता रहे हैं इसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं कि नहीं है। तो अगर आप हमें सिर्फ वो क्या कहते हैं नंबर्स के साथ ये डेटा दे सकते हैं, नाम ना दें। जी लेकिन ये रॉ डाटा जो है असल उसके जो इंटेंट्स हैं रिसर्च के वो पहले हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ एक एग्रीमेंट करेंगे दैट विल नॉट लीड टू डिफेम द एफपीएससी और या गवर्नमेंट को डिफेम। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिफेमिंग एनीबॉडी। हम किसी को डिफेम नहीं करते, हम तो सिर्फ रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि पैटर्न्स क्या बताते हैं। मुझे मैं जरा इस पे ना प्लीज गो अहेड। ये राजा साहब की सर ऑब्जर्वेशन जो आपकी साइड से आपको जो नजर आती है एंटायरली डिफरेंट है दैट वी सी फ्रॉम दिस एंगल। फर्क ये है कि जो लोग नहीं पास कर पाते दे ऑलवेज हैव द डाउट्स, पासिंग परसेंटेज बेशक लो है। जो सर डिमांड एग्जामिनर्स की है वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड दैट डिमांड ऑन द वेबसाइट। आपने ऐसे को अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाया, उस पे एक ही डिमांड है जो कि पिछले कई साल से हमने वो एग्जामिनर्स की रिपोर्ट भी वेब पे रखी है। इट इज ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स एज वेल एज टू द जर्नलिस्ट जो भी देखना चाहे। वो कहता है सर, एग्जामिनर कहता है कि किसी भी टॉपिक को एक एंगल से आप क्यों देखते हैं, व्हाई नॉट फ्रॉम द मल्टीपल एंगल्स। तो जब आप आर्ग्यू करते हैं व्हाई नॉट फ्रॉम द मल्टीपल एंगल्स, जहां आपको 0 वार्ड होता है नॉर्मली ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक साइड देख रहे होते हैं एंड यू इग्नोर ऑल अदर साइड्स जो कि उसकी फेवर या अगेंस्ट में जा सकती होती है। दिस इज वन ऑफ द डिमांड्स। वो एनालिटिकल अप्रोच जो एग्जामिनर डिमांड करता है वो नहीं होती। बाकी रह गया सर कि आप कहते हैं जी सब्जेक्टिव है, आप कहते हैं जी कि आप उसको टारगेट करते हैं, फेल करते हैं। सर बाय दैट टाइम वो कमीशन होता ही नहीं। अब कैसे ये ब्लेम कर सकते हैं कि ये फलां ने सुना और फलां ने टारगेट किया? ऐसी कोई सर किसी को पिन पॉइंट नहीं किया जाता, अपनी अपनी लक है। इफ यू राइट बेटर आप पास हो जाते हैं, अगर आप नहीं बेटर लिखते तो आप नहीं पास हो पाते। कुछ ये राजा साहब ने कुछ पॉइंट उठाए उर्दू के। सर वी टुक अप द मैटर विद द एचईसी। आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स में और सोशल साइंसेस में हमारे 45 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल, और बेशुमार सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी उर्दू वर्जन ही अवेलेबल नहीं। सर आप देखें ना, पहले आप ग्राउंड रियलिटी देखें ग्रेजुएशन पे कि आपको हमारा जो बेसिक थ्रेशोल्ड है वो ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन में क्या आपको सारे सब्जेक्ट उर्दू में अवेलेबल? क्या उर्दू कंपलसरी आपको अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल सर। ये एफए तक है, आपको ग्रेजुएशन में उर्दू अवेलेबल नहीं है कंपलसरी सब्जेक्ट। आप कैसे यहाँ पे कंपलसरी इंट्रोड्यूस करा देंगे जब तक आप अपना ग्रेजुएशन सिस्टम ठीक नहीं करते? सर आपने कहा जी कंप्यूटर चेकिंग, सर माना बिल्कुल दुरुस्त है, कैम्ब्रिज में कंप्यूटर चेकिंग होती है, प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं। आपने यानी देखें ह्यूमन माइंड को आप कैप्चर नहीं कर सकते, या कोई इससे बेटर भी लिख सकता है।
आर्ग्यूमेंट इज द बेसिक थिंग जो कि एग्जामिनर उसका चेक करता है। हम भी, हमारी बेशुमार रिफॉर्म इन हैंड है, वो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। हम भी ये कर सकते हैं कि 8-10 वर्ड जो कैम्ब्रिज करती है, हम भी उस एक टॉपिक के फ्यू वर्ड्स कंप्यूटर में फीड कर दें, जिसने वो वर्ड लिखे होंगे उसको हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट नहीं चेक कर पाएगा। आपने कहा जी निजाम फरसूदा है, सर इस पे उनको फरसूदा लगता है हु आर अनएबल टू पास दैट एग्जामिनेशन। आपने कहा जी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सर ये जो 3-4-5 मार्क लेते हैं वो उसकी वजह ही यूनिफॉर्मिटी है कि एक एग्जामिनर अपॉइंट करते हैं, एक एग्जामिनर चेक करता है, वही वो सारी करता है। और ये एलिगेशन आप कह सकते हैं दूसरे फ्रांस से चेक कराया, फ्रांस से चेक कराया, जब हमारे पास उसके साइन शुदा उसकी एक हर बुकलेट के ऊपर उसके मार्क्स और वैल्यूएशन उसकी सारी की सारी उसके हाथ के लिखी आती है, हाउ वी कैन से कि किसी और ने वो लिखी है जब वो हैंडराइटिंग उसकी होती है। बाकी सर वो जो आपने पीएससी में आर्गुमेंट कहा जी, वो सर ये लीगल प्रोसेस है। आपने एक सुना रिव्यू होती है, वी हैव द राइट टू गो टू द हाई कोर्ट, वी हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जब तक इसकी फाइनल डिसीजन नहीं आता, इट्स सब जुडिस, इट्स अर्ली टू से कि भी फाइनल डिसीजन हमारे फेवर में आता है या आपके फेवर में आता है। बाकी सर इसमें स्टेक होल्डर है 4-5। अकेली एफपीएस मसलन अगर आप कह रहे हैं कि निजाम चेंज करना है तो अकेला यानी एफपीएससी चेंज नहीं कर सकता। पहले तो कमीशन की एक बॉडी है, यूरो सर डॉक्टर साहब नईमुल हक साहब, नदीमुल हक साहब जानते हैं। कमीशन के 11 मेंबर्स हैं सर। यहाँ थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होती है, देन एस्टैब्लिशमेंट में जाता है, एस्टैब्लिशमेंट इसके फॉर्म देखती है, उसके बाद ये सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको सारा एग्जामिन करता है। सीसीआईआर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वो इसको देखती है, सीसीएलसी देखती है, कैबिनेट में जाता है। सर गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मुमकिन है कि जो बंदा आईटी सेक्टर में एक्सेल कर गया, मुमकिन है वो गवर्नमेंट के लिए जिन पैरामीटर्स पे उसको सेट किया गया मे बी वो उस पे पूरा नहीं आ रहा, या मे बी वो उस पे एक्सेल नहीं कर सका। तो ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज है, किसी जगह वो एक्सेल कर सकता है, किसी जगह नहीं एक्सेल कर सकता। तो ये कह देना कि भी निजाम फरसूद है सर, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है जो आप तो कह सकते हैं, लेकिन सारी गवर्नमेंट तो नहीं कहती। कभी गवर्नमेंट के किसी इदारे ने या फिर 5-6 स्टेक होल्डर है, कभी उनकी रिजर्वेशन आई ऐसी जो आप कह रहे हैं? तो मैं ये कहता हूँ इसको आप दूसरे एंगल से भी देखें, इंस्टेंट के सिर्फ ये देखें कि जो बच्चा फेल हो गया सिर्फ उसी का राइट नहीं है, जो पास हुए हैं, जो इस पे टॉप की है, जो मेरिट के ऊपर आ रहे हैं, उनका भी राइट है। उनसे आप ट्रांसपेरेंसी यू कैन डिस्कस विद देम, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी आप देख सकते हो। सर होपफुली मैंने ट्राई की है, मैंने जो नहीं, थैंक यू वेरी मच जी रमी साहब, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बट क्वाइट फ्रैंकली क्वेश्चंस रिमेन के why do we hold Lord Macaulay's system so closely to our chest? एक पुराना सिस्टम जो बर्तानिया ने भी रिजेक्ट कर दिया है, जो सब जगह से रिजेक्ट हो चुका है, सिर्फ हम ही रखे बैठे हैं। जी शिरानी साहब बताइए। Let me bring in people from the floor. Shirani Saab? Can Shirani Saab hear me? अच्छा नहीं, तो हाफिज गुलाम साहब, हाफिज गुलाम साहब। यस सर। जी बोलिए। तो सबसे पहले माजरत के साथ आपने दुरुस्त फरमाया, 1836 का मिकाले का सिस्टम है। जनरल रिक्रूटमेंट एफपीएससी की आप चेक कर लें सर, एमसीक्यूज बेस्ड होता है इनका। एमसीक्यूज बेस्ड जो जनरल रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो टीचर आप अपॉइंट होना चाह रहे हैं, ठीक है सर, उसमें ये क्या होता है, उसमें ये होता है इवन आप जो है ना खाली पर्चा जाके दे के आ जाए, ये टिक मार्क खुद से कर देते हैं 72%, और आपको कोई पता नहीं होता कि आपके कितने नंबर आए। ठीक, आपको कोई पता, अभी जाके इन्होंने रिसेंटली एक वो मिसाल जो बेहतर यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें आपको पता चलता है कि आपके इतने ऑफिशियली डिक्लेयर होता है आपके इतने नंबर्स आए, आपने इतने करेक्ट किए हैं, इतने रॉन्ग किए हैं सर। इस पे भी सर जरा नजरसानी की जाए। ठीक है जी, ठीक है। इवन हमारे दोस्त हाफिज गुलाम साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी मेरा ये सवाल था एफपीएस से कि अभी जो ये इस दफा रिजल्ट आया है उसमें जो टॉप की पोजीशन आई है उनके जो पासिंग मार्क्स इंग्लिश में है वो 40 हैं, पोजीशन होल्डर हैं और 40 पे पास हैं। अगर एक नंबर भी उनका कम होता तो वो फेल होते।
इसी तरह मैंने देखा है कि एक कैंडिडेट है, उसका स्कोरिंग मार्क्स है 600, यानी कि अगर 1 नंबर भी उसका कम होता तो वो शायद इंटरव्यू के लिए उसको कॉल ना किया जाता। अच्छा, उसके 600 मार्क्स हैं, उसके इंटरव्यू में 220 मार्क्स हैं और वो फॉरेन सर्विस में एलोकेट हो गया है। तो ये इंटरव्यू में नंबर देने का यानी कि क्या क्राइटेरिया है कि एक जो टॉपर के 3 हैं उनके इंटरव्यू में नंबर कम है और जिसके 600 हैं उसके 220 हैं, और जो टॉप पे आए हैं उनके ऐसे में 40 हैं, अगर उनका एक की कम होता तो वो फेल होते। यानी कि ये भी एक ट्रेंड है कि जो पास है ना वो 40 पे पास है, इससे आगे नहीं है। तो ठीक है जी, इसमें बाकी good. ऐसे में बहुत कंसर्न है। वेरी गुड जी। शाह साहब बोलेंगे? शाह साहब नहीं है, चलिए शाहिद साहब। सर जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम। शाहिद, शाह नहीं सर, हाँ, शाहिद। शाह भी कोई बोल रहा था, चलिए शाहिद साहब। अच्छा सर, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, इन्होंने रमी साहब ने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया एंड होपफुली इस वक्त उमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। तो रमी साहब ने उन्होंने कहा कि जी ये रूल्स हैं, ये लॉज है। मैं तो बड़ा खुश होता कि अगर लॉज और रूल्स और सब कुछ ये चीज़ें फॉलो की जाती। सिंस आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस माई सेल्फ एंड लेट मी जस्ट क्लेरिफाई, मैं पास कर लिया था, आई डेंट फेल। क्योंकि वो रमी साहब ने कहा कि नहीं ये जो फेल हो जाते हैं इस तरह वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। और अगर ये कह रहे हैं कि जी कोई यहाँ पे इशू नहीं है और बड़ा क्लीन बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, आई एम सॉरी टू से दैट इज रॉन्ग। हियर आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड आई हैव एटलीस्ट 5 और 6 ऑफ देम। एक केस आया था 2016 का, डिप्टी रजिस्ट्रार थे नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के, NIRC के, ठीक है जी। उसकी रिक्वायरमेंट में, वो इश्तिहार मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि 2 साल कम से कम तजर्बा होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, राइट सर। जो 4 सिलेक्ट हुए उनमें से कोई भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं था एंड दिस केस इज स्टिल इन द हाई कोर्ट। फिर अगर रमी साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी फिर ये भी बता दें कि अगर वो लॉज को इतने फॉलो करते हैं तो ये मुझे बताएं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज होती है कि आपके मेंबर जो है वो जाके पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे ये जितनी भी एकेडमीज हैं, और फिर बैठते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी करते हैं जो कि एकेडमीज में पढ़े हुए हैं। तो सर ये कोई इलीगैलिटी आप लोगों को नजर नहीं आती? इसके बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत है बोले? अब्दुल्ला बोलिए सॉरी, बोलिए अब्दुल्ला साहब। सर मैं 2 पॉइंट यहाँ रेज करना चाह रहा हूँ। पहले तो ये कि व्हाई वी आर स्टिकिंग विद ग्रेजुएट, मतलब जो है ना जी जो मिनिमम लेवल रख रहे हैं एजुकेशन, व्हाई नॉट MPhil और PhD? क्योंकि ये तो 40 इयर्स पहले हुआ था जब मतलब मैक्सिमम डिग्री ग्रेजुएशन थी पाकिस्तान में, उससे हायर डिग्री अब मतलब PhD तो जरा ज्यादती है ना यार, आप भी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा नहीं सर मेरी बात है। अच्छा दूसरा पॉइंट ये कि मतलब देखें हमें हर फील्ड में जहां भी चाहिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो हमें मतलब हर फील्ड में अगर फॉरेन ऑफिस में बंदे रखने हैं मतलब जो फॉरेन मतलब उसका एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो, उसका मतलब उसके लिए अलग से मतलब अनाउंस होने चाहिए। जो हमने टैक्स के लिए रखने हैं उनके लिए मतलब टैक्स जिनकी एक्सपर्टी हो वो रखने चाहिए, और उनका एग्जाम भी उसी के मुताबिक होना चाहिए, मतलब जो है उन्हीं को मतलब रिलेटेड टू दैट फील्ड rather than taking general exam from everyone। ठीक है जी, ठीक है, स्पेशलिस्ट हो गया, आगे बताइए। ये 2 पॉइंट्स बस ठीक है जी, ग्रेट, थैंक यू। सलीम रांझा साहब बताइए, ये तो सिस्टम को पता नहीं क्या अजीब सिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ है, और जो हुकूमत में इतनी गड़बड़े हैं वो मेरा ख्याल इसी सिस्टम की वजह से हैं, बट येट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। इरशाद साहब ट्राइड फॉर मेनी 3 इयर्स और फिर चुप करके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ रिफॉर्म। सलीम रांझा साहब आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब मैं एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आज की दुनिया में ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का एग्जाम वो जो होता है ना, जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, जब तक एक ओवरऑल ये FPSC के लोग आए हुए इनका कसूर नहीं है, ये तो इनको टूटे फूटे लाज दिए गए, इन बेचारों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक तब्दीली नहीं आती, और हम तब्दीली का नाम तो बड़ा लेते हैं लेकिन वो तब्दीली आती नहीं है। गुजारिश ये है कि जब दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज अपने ऑनलाइन कोर्सेज पे चली गई हैं और MIT में
पिछले 150 साल में उन्होंने 1.5 लाख उनकी एलुमनाई 1.5 लाख से कम है, उनका आज का एक कोर्स जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा है। हम क्यों नहीं उसी को स्टैनफोर्ड के, MIT के, हार्वर्ड के, जहाँ पे माइक्रो मास्टर्स और इवन PhD पे जा रहे हैं वो लोग, हम उनके असेसमेंट सिस्टम क्यों नहीं लगाते? बदकिस्मती ये है कि जो एक बड़ी मजेदार सेइंग है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज ओनली 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की कंपनियों ने ऐसे असेसमेंट बना, रेड मार्कर कंपनी है जिन्होंने HSC का 50,000 डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक कर लिया है ऑनलाइन, और आज FPSC मुझे ये बता रहा है कि जी कोई तरीका नहीं है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, ये गेन मैं किसी और की मिसाल नहीं देना चाहूंगा। मैंने जब 12th कॉमन में एग्जाम दिया तो मेरे 5 पेपरों में 35 से कम थे और 5 में 60 से ज्यादा थे। कोई मुझे लॉजिक दिखा दीजिए, एक कैंडिडेट वो 50 में 35 से कम नंबर उसके हों और 50 जो दूसरे 5 पेपर हैं उनमें उसके 60 से ऊपर हों। 549 रिटर्न में थे, जो आज के हिसाब से मैं फेल था, 220 इंटरव्यू में थे। अगले साल एग्जाम दिया, 688 रिटर्न में है, 17 ऐसे में है। अगर 16 होते हैं तो मैं आज एक आपके सामने बातें ना कर रहा होता। और आज तो मेरे ख्याल में FPSC वाले कह रहे होंगे यार इसको 15 दे देने थे, बातें तो ना करता। नेक्स्ट इंटरव्यू में वही बंदा जिसको 1 साल पहले आपने 220 दिए हैं उसको 150 नंबर दे दिया। मुझे गिव मी वन लॉजिक, एक आदमी जो सुपर परफॉर्म कर रहा है एक फील्ड में, दूसरी फील्ड में वो किस तरीके से ऑर्डिनरी फील कर रहा है। और सेम डे हमें ये सिस्टम बदलना है, आज भी बदलना है, और इसको हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकली जो दुनिया कर रही है उस पर जाना चाहिए। ये जो है ना जी के XYZ को पेपर दे दिए, उसने अपनी मर्जी से चेक किया, कभी इस्लामियात में फेल कर दिया, कभी अंग्रेजी में फेल कर दिया, कभी एक और टॉपिक उठा दिया। ये इस तरह दुनिया नहीं चलती। देखिए सिंगापुर किस तरह कर रहा है, मलेशिया किस तरह कर रहा है, साउथ अफ्रीका के जो सिविल सर्विसेज है कमाल है, फ्रांस का देखिए, जस्ट रेप्लिकेटेड। हमने अभी तक वही बुर्ज मेर इकट्ठे हुए हैं जिनके दुनिया वो इकबाल ने कहा था कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, जिनकी आज भी ब्रिटिश ऑफिस किसी दिमाग निकल नहीं रहा और आज भी रूल नंबर X और Y नंबर कोड कर रहे हैं। प्लीज हैव अ हार्ट। देखिए दुनिया अपने असेसमेंट सिस्टम में कहाँ चली गई है, दुनिया रिक्रूटमेंट में कहाँ चली गई है। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी मजेदार चीज कहूंगा जी, गूगल दुनिया की जो 10 टॉप फॉर्च्यून 500 है उनमें से 8 IT की हैं, और IT की गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने एजुकेशन को कैटेगरी 1 से उठा के 7 और 8 पे डाल दिया है। दे से कि जी वी नीड स्किल, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वेदर यू हैव अ डिग्री ऑफ दैट चैप्टर और नॉट। यहाँ पे हम अभी तक उन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं और हम उन पे डटे हुए हैं। मैं तो आई कैन ओनली सिंपैथाइज विद देम। तो जो होते हैं ना, बाज दफा कुछ लोग जब समझने से इनकारी हों तो वो अपनी बात पे डट जाते हैं और समझते ही नहीं है। उनके बारे में तो सिर्फ मैं कहना नहीं चाहता, उनके बारे में तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सर आप मुझे थैंक यू जी FPSC साहब, राजन साहब। वन सर जी प्लीज गो अहेड। इमोशनल फेज से हमें निकलना पड़ेगा, कुछ चीजें जरा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। सर हमने सिर्फ FPSC तो एक साइड पे है, 7-8 जो जिस पे कैरियर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इंडिया है, फ्रांस है जहां से आपने इनहेरिट किया, UK है, मलेशिया, सिंगापुर है। सर आपने कह तो दिया कि भी वो फलाना ये करता है, फलाना ये करता है। जो स्किल बेस्ड टेस्टिंग है, जो एबिलिटी बेस्ड टेस्टिंग है, मुझे आप पूरे पाकिस्तान में जो एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन डेवलप होते हैं, मुझे वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक थिंक टैंक, वो वाली बुक्स जहां से वो आपने क्वेश्चन उठाने हैं, वो एग्जामिनर, वो एक्सपर्टाइज, वो मुझे बता दें पाकिस्तान में कहाँ अवेलेबल है। सर मैं यहाँ
मैं चैलेंज करता हूँ जी, रेड मार्कर एक कंपनी है, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है, HSC के 50,000 से ज्यादा पेपर आपने सर कई आपने तुर्बत भी कवर करना है, कई आपने सर सिंध की घोड़की भी कवर करनी है, आपने सर वो दूसरे भी इलाके कवर करने हैं। आप उन बच्चों का म्यार भी देखें, आप यानी वो इंटरनेशनल मैं उठा के या मैं दे देता हूँ तो उससे ज्यादा चीजें निकलेंगी। ठीक है जी, ये कहना है कि हमने स्टडी नहीं किया, हमने पूरे वर्ल्ड में जितने एग्जामिनेशन सिस्टम है वो सारे स्टडी किए हुए हैं। हमने ये देखना है कि हम उनको अपने एनवायरनमेंट में कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और हमारे ग्रेजुएट वेदर दे आर एबल टू गो फॉर दैट एग्जामिनेशन, स्ट्रीम इज ऑलवेज देयर। वो कुछ अच्छे बच्चे जरूर होते हैं, मैं यानी मैंने खुद जीआरई, ना सिर्फ जीआरई टॉफल, मैं आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कैडिंग यूनिवर्सिटी, बायोमेट्रिक में मैंने की है। ये नहीं है मसला कि वो हम कर नहीं सकते, आपने ये देखना है कि आपका ग्रेजुएट जो है वो किस लेवल का है। आपने तो अपने ग्रेजुएट में से देखना है ना, आप यानी माना कि दो चार बहुत अच्छे होंगे, वो दे आर ऑलवेज इन एवरी फील्ड, हर जगह पे एक्सेल करते हैं। फिर आपने कहा जी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कराती भी है तो क्या आपके जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो उनको ट्रेन करते हैं एबिलिटी बेस्ड टेस्टिंग और स्किल बेस्ड टेस्टिंग के लिए। मैं यानी अभी ये डिबेट लंबी हो जानी है, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे वेबिनार में क्वेश्चन पोस्ट करके देख लेते हैं कितने उसके सही आंसर आते हैं और कितने गलत आंसर आते हैं। बाकी सर MIT का अपना टारगेट है, आप ये देखें नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन इंडिया और फ्रांस, क्या हम उनसे दूर हैं? क्या हमारा सिस्टम बिल्कुल उनके साथ अलाइन नहीं करता? यूके में बेशक सिंगापुर, अब सिंगापुर का आप ये जो रीजनल एथनिसिटी है पाकिस्तान में, उसका सिंगापुर के साथ कंपैरिजन करेंगे, आपको यदि यहाँ पे जो 10 कोटाज हैं वहां से बंदे उठाने हैं, और सिंगापुर एक शहर है जिसकी सारी क्वालिफिकेशन सारा जो है वो एक लेवल का है, और उसके साथ आप कैसे पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे? उसका उठा के मैं टेस्ट यहाँ दे दूंगा तो क्या ये बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे? सर नाउ विद ड्यू अपॉलॉजीज, डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी अच्छी सजेशन हो सकती है, बेशुमार फॉर्म्स इन हैंड है। इशरत साहब के साथ आप बैठते रहे, कुछ अभी हमने ये एक इंट्रोड्यूस कराया MPT जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड किया, एबिलिटी बेस्ड स्किल बेस्ड टेस्टिंग की तरफ उसमें पोर्शन डाला है, इंशाल्लाह इसको फर्दर वी कैन रिफॉर्म दैट। अच्छा सर, इसके बाद ये एक अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। सर देखें, हर काडर, फॉरेन सर्विस हो, अकाउंट सर्विस हो, हर जगह पे टेक्नीशियंस भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं। 50% ये सर्विस जो है वो CSS के थ्रू मैन होती है और 50% जो एक्सपर्ट्स के थ्रू मैन होती है। तो एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज देयर, लाजमी नहीं कि आप जो CSS वाले हैं उनको भी उसी तरह एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उनकी जनरल एबिलिटीज होती हैं, ये मैनेजमेंट में दे आर वेरी गुड, और लाजमी नहीं कि इनको अभी वो एग्जैक्ट वही वाला एक्सपर्टाइज वही वाली रिक्वायर्ड है कि जो कि एक्स कार्डर के लिए रिक्वायर्ड है। एक्स कार्डर सर्विस का पोर्शन इज ऑलवेज देयर, हर सर्विस में होता है। बाकी सर ये जो मेंबर्स की टीचिंग का कहा था, सर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास बेशुमार सीट CSS में अनफिल्ड जाती है। तो दैट वाज एन अटेम्प्ट कि हम उन लोगों को कोई कोचिंग करें और उनको यूनिवर्सिटियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएट जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए सिस्टम। तो ऐसा उसमें किसी को यानी क्वेश्चन आउट नहीं किए गए या उसको कोई ऐसी वो नहीं दी गई कि वो उस साल के कैंडिडेट भी नहीं थे लेकिन वो उसको आपने कोई और गलत दे दिया। ये जो लॉयर वाला था, ये जो शाहिद साहब ने कहा, सर अगर वो हाई कोर्ट में है तो जरा इंतजार कर लें उसके डिसीजन का, देन वी विल सी कि भी क्या उसका जजमेंट क्या आती है, देन वी विल अकॉर्डिंगली देख लेंगे गलती हमारे एंड पे है या दूसरे एंड पे है। ठीक, आप कुछ करें। थैंक यू जी उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब। जी ये जो अभी बात हो रही थी ना, शाहिद साहब जो कह रहे थे, मैंने भी एक ये जिस तरह बता रहे थे कि अगर कोई सिर्फ वो लोग जिन्होंने बेयरली रिटन क्लियर किया और वो इंटरव्यू में पास हो गए
मैंने इस हवाले से भी कोई एक और कुछ लोगों की इन्होंने एग्जाम दिए थे, उस पर लिखा था। इस पे ग्रीवेंसेस तो काफ़ी हैं। अगर रमीज साहब जो बता रहे हैं कि इन्होंने रिफॉर्म्स की हैं, उनके बारे में हमें कुछ बता पाएं कि क्या रिफॉर्म्स हैं, ताकि कुछ आइडिया हो कि क्या उससे ये जो ग्रीवेंसेस हैं ये एड्रेस हो जाएंगी या ये सिलसिला यानी उससे अनरिलेटेड है। तो इस बारे में अगर वो बता सकें तो। सर मैं दोबारा अगर इजाजत हो तो सर किसी और से पूछना चाहें तो ठीक है सर। ये एफपीटी जो हमने इंट्रोड्यूस कराया इसमें तो उर्दू का पोर्शन इंक्लूड किया गया। एक वो लॉन्ग स्टैंडिंग एक डिमांड थी कि उर्दू को वेटेज नहीं दिया जा रहा। दूसरा इसमें एक वो स्किल बेस्ड टेस्टिंग में मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग उसका एक पोर्शन 60% का वो इंक्लूड किया गया। उसमें बच्चों को एनकरेज किया गया है कम टुवर्ड्स दैट जो है। बाकी जो है वही उसका वही जो कंपल्सरी पेपर ऑलरेडी है, बाकी कंटेंट्स वहीं से फॉलो किए गए। इसमें पर्पस सिर्फ ये था कि जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है उनको यहाँ से जो स्क्रीन आउट होंगे या स्क्रीन इन होंगे तो उनको फिर आगे फर्दर जो रिटन एग्जामिनेशन है बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे तो उनको हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। तो ये उसका पर्पस था। जो दूसरी रिफॉर्म है सर वो डिस्क्लोज नहीं अभी स्टेज पे की जा सकती। ये तो अनाउंस्ड है, ये तो न्यूज़पेपर्स में भी आया, इम्प्लीमेंट भी हो गया और ये हमने काम ये 20 फरवरी को करा भी दिए। बाकी सर इन हैंड है सीसीआईआर के साथ हम डिस्कशन में, तो जब तक वो फाइनल नहीं होती तो वो मीडिया में नहीं दी जा सकती। अच्छा राज़िक साहब, आप जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि आप डेटा शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस करें, और आप कह रहे थे जी कि हम कर सकते हैं अगर आप एफपीएससी को बदनाम ना करें। मेरे ख्याल एफपीएससी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो मैं आपको, ये ऐसे ही है ना जैसे मैं असेस होने के लिए आपके पास आऊँ तो मैं कहूँ जी कि मैं एग्जाम दूंगा, अगर आप मुझे फेल ना करें तो आपको तो इस चीज़ पर घबराना नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है और उसको एक इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन के लिए ओपन करना चाहिए। और जो मुझे याद पड़ता है कोई इस तरह का डेटा आपने नेशनल असम्बली में ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है, यानी कोई 4-5 साल पहले की गालबन बात है कि उस टाइम को 10 साल या 15 साल का पुराना डेटा किसी ने को क्वेश्चन किया था और जवाब में उनको वो प्रोवाइड किया गया था। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई आपको याद पड़ता है कोई ऐसा है? बिलाशुबा सर आपको भी याद होगा, आपका शायद न्यूज में वो आर्टिकल भी आया था बाद में, आप भी उस वक्त की इंफॉर्मेशन कमीशन में भी गए थे और आपने ये पॉइंट भी वहां पे उठाया था कि असेंबली को उन्होंने रिप्लाई कर दिया, मुझे नहीं किया सर। क्या क्या अप्लाई कर दिया? असेंबली को एफपीएससी ने हाँ रिप्लाई ठीक है, हाँ सही, जर्नलिस्ट आपको नहीं किया। हाँ यूरोप के पार्लियामेंट में जो डिफेंस है मिनिस्टर साहब ने ऑफर करनी होती है, तो मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो उनको तो हम यानी आप कहें कि जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश कर रहे होते, तो जो डाटा उनको दिया जाता है वो ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ दी गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट प्रोजेक्शन जो होती है ना उसके मुताबिक। तो आप शायद वो इंफॉर्मेशन कमीशन में शायद आप आए नहीं थे, आपकी वो अदरवाइज जो भी डिसाइड होता तो जो विद इन लिमिट्स रह के हमारा भी एनुअल रिपोर्ट्स हमारी पब्लिश होती है हमारे क्वार्टरली। नहीं, मेरा ये पॉइंट है कि अगर आपने वो असेंबली को प्रोवाइड कर दिया तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप हमें दें और हम उसका एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें, तो वो तो आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी पब्लिक है कि इसमें, यानी कि जब पहले आया था एफपीएससी कितनी को बदनाम हो गई थी या कोई नेकनामी में इजाफा हो गया, तो मेरे ख्याल काम न्यूट्रल ही रहा है। स्ट्रॉन्ग होते हैं इंस्टीट्यूशन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं हूं कल कोई और होगा। आप सर इंटेंट्स अपने पर्पस ऑफ रिसर्च और जो भी उसकी आपकी पैरामीटर्स हैं वो करें, क्या डाटा चाहिए वो आप अपने कन्वे करें, एक्सेप्ट द शीट, एक्सेप्ट द आंसर बुक्स ऑफ द कैंडिडेट्स। अच्छा, वैसे जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है उसके तहत इंटेंशन बयान करना जरूरी नहीं है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, यानी कि वो जो चीज पब्लिक है वो पब्लिक है, उसमें इंटेंशन का जो है इंटेंशन नहीं है, यानी कि आप मेरी इंटेंशन अगेन वो सब्जेक्टिव हो जाएगी। मैं एक चीज नेक नीति से कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि नहीं इनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, ये हमें बदनाम करना चाहते थे।
सर एक रिफॉर्म की भी तो बात हो सकती है ना, एक पर्सपेक्टिव की भी बात हो सकती है। आप एज इनसाइडर हमें बता रहे हैं, हम आपको एज आउटसाइडर बयान कर रहे हैं। उसी लॉ में वो प्रोविजंस हैं कि अगर आप सर्टेन थिंग्स नहीं देना चाहते तो यू कैन गेट एग्जम्पशंस फ्रॉम दैट। तो नहीं, ये नहीं है कि यानी कि आप सर्टेन थिंग, उसमें एग्जाम्पशन जो है वो क्लियरली डिफाइंड हैं कि कौन सी चीजें जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। आप अभी यानी कि अभी तो ये जो आंसर शीट पर भी इंफॉर्मेशन कमीशन कहता है कि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आती। टेक इट्स कोर्स, कोई मसला नहीं है। ये एक जजमेंट नहीं है, ये साजिद अब्बास की तो एक डिसमिस हुई ना हाई कोर्ट से। इससे पहले वो शहजान थी, वो उनकी जो बेटी थी, क्या नाम है, वो इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। और आपको डोगर साहब वाला केस याद है, वो बोर्ड का में उन्होंने रीवैल्यूएट पेपर करवा लिया था, उस पर कितना शोर उठा था कि वो भी अनलॉफुल था कि वो रीवैल्यूएट नहीं करा सकते थे। इस पे सर वो ठीक है, जो एक यूनिवर्सिटी आपने कही वो इंटरम में दिखा देते हैं, फाइनल कॉम्पिटिटिव में दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं लॉ फरसूदा है या चेंज होने वाला है। वो इंफॉर्मेशन कमीशन का अभी जो ऑडिट, ये जो लॉ आया है, एक्ट आया है 17 में, सर इट विल टेक कोर्स, जजमेंट्स आ रही हैं, वी आर डिफेंडिंग दैट। हम अपने जो भी फरसूदा लॉ है इसके मुताबिक उसे जो डिफेंड कर रहे हैं, इट विल टेक इट्स कोर्स। जब ये जजमेंट्स आएंगी, लॉ इंटरप्रेट होगा, उस पर इंफॉर्मेशन कमीशन को भी पता चलेगा वेयर दे स्टैंड, आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि क्या हमारी इंटरप्रिटेशन इन द राइट कोर्स थी या आगे इंफॉर्मेशन कमीशन की जो थी इंटरप्रिटेशन राइट कोर्स थी। सर वेट करें, विद 6 मंथ्स, एक साल में ये विल टेक, जो भी फाइनलिटी लेगा फिर देख लेंगे। और उसमें एग्जम्पशन है, मिनिस्टर इंचार्ज कर सकता है, एग्जाम कर सकता है, ठीक है जी। और हम तो नॉर्मल सारे डिसीजन कैबिनेट में लेके जाते हैं, कैबिनेट के होते हैं हायर देन द मिनिस्टर, एक वो फोरम है जिससे ज्यादा हायर है। तो बाकी सर आप हमें कन्वे वो भेजिए डिमांड कि भी क्या चाहिए, ये देखते हैं कि कहां तक हमारी लिमिट्स हैं, कहां तक हम दे सकते हैं। कुछ तो हम पब्लिश करते हैं डाटा, रिसर्चर्स के लिए पब्लिश करते हैं, अगर तो उसमें से आपकी वो बीट होती है तो दैट्स वेरी गुड, वो आप ले सकते हैं। लेकिन वो एक और चीज मेरी आपसे थी कि देखिए सर, रॉ डाटा जो है वो कोई और नादरा देती, कोई रॉ डाटा नहीं देता। ये हमें जो ये रिक्वेस्ट आती है ना, ये लाइब्रेरीज है, वो कहता है कि मुझे फलाने कैंडिडेट के वो जो उसने इनकम डिक्लेयर की वो मुझे बता दे, जो फलाने कैंडिडेट ने ये किया वो मुझे बता दे। वो अपने से कंसर्न रखते हैं, लाइब्रेरीज को तो राइज ना करें। तो वो इश्यूज हैं, लेकिन आप हमें डिमांड में दे, और ये डिसीजन मेरे लेवल पे नहीं होना, कमीशन को हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, कमीशन को हम भेजते हैं, आपकी रिक्वेस्ट आगे चली जाएगी, कमीशन पे वो जाहिर है कि चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन है, कमेटी को भेज देते हैं, और जो उस पर डिसीजन आएगा वो जो आपसे बात हो रही है, इनफैक्ट वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, जो आप जिसका एग्जांपल दे रहे हैं ना कि एक राइवलरी में भी लोग एक दूसरे का पूछते हैं, नादरा की जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। इनफैक्ट जो डॉक्टर साहब कह रहे थे वो ओवरऑल एक जो यानी कि उसमें एक इंडिविजुअल्स की बात नहीं थी, यानी कि वो जो ओवरऑल डेटा है उसमें यानी कि वो ट्रेंड्स को एनालाइज करना चाह रहे थे, स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही थी, यानी कि वो कोई ये नहीं था कि उसमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। ठीक है सर, भेजिए ना आप, रिक्वेस्ट तो भेजिए। Okay. Acha. Assalamualaikum. This is Rafi, Raja Rafi. I'm a research fellow at PIDE. Dr. Nadeem has a meeting, so he has to step out a little bit. So if there are any other questions, so we can take a few more questions, I think. टाइम देख लें, एक आधा हो सकता है, देख ले क्वेश्चन। Okay. So I think there are a couple of people who have raised their hands. So if we can, let's say, there's Shah Saab here. It says Shah. Can we have unmute his mic, please? जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू आस्क अ क्वेश्चन। सर मेरा एफपीएससी की जैसे ये माशाल्लाह उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो एक सवाल था, अक्सर रिक्रूटमेंट में कुछ मेंशन होते हैं, कहीं आपकी बैचलर्स डिग्री मेंशन होता है जहाँ पे आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, एमबीए भी होते हैं, सिविल भी होते हैं, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? या तो सिंपल लिखते हैं बैचलर्स और मास्टर डिग्री जो है रिक्वायरमेंट है, ये जो मेंशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग भी आ जाती है, आपका बिजनेस ऐड भी आ जाता है,
आपके साइंसेस सोशल साइंसेस के भी आ जाते हैं, तो और पोस्ट वो एक होती है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू आस्क। ये जो स्पेसिफाई होती हैं क्वालिफिकेशंस, ये 3-4 जगह से पहले तो मिनिस्ट्री इसको प्रपोज करती है एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, फिर एफपीएससी करती है। सर यू नो कि कुछ जनरल डिग्रीज हैं जो कि एचईसी के साथ जो यूनिवर्सिटी चार्टर्ड है या रजिस्टर्ड है वो करती हैं, कुछ पीईसी के साथ चार्टर्ड है, कुछ पीएमसी मेडिकल कमीशन के साथ है, तो उनके नोमेनक्लेचर डिफरेंट है। तो एफपीएससी एज ए यार्डस्टिक, जहां तक जनरल क्वालिफिकेशन मांगी होती है वहां तो वो जस्ट मास्टर डिग्री मांगी है, वहां पे फिर वो एमबीबीएस बीई प्लस वो जो 4 ईयर ऑनर्स डिग्री, वो सारे एलिजिबल होते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पोस्ट। अगर वहां पे स्पेशल डिग्री मांगी है, स्पेसिफिक डिग्री मांगी है, तो डिग्री लिखी जाएगी। अगर जनरल सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन है तो जनरल सॉर्ट ऑफ लिखी जाएगी। सर एक लॉन्ग प्रोसेस है और एचईसी से हर स्टेप पे कंसल्टेशन होती है, उनके एडवाइस के मुताबिक ये क्वालिफिकेशन जो प्रेस्क्राइब की जाती हैं, और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वी रेफर टू द एचईसी, और एचईसी की फिर मैंडेट भी उनके ही बनता है। राजा साहब, मेरे ख्याल है अभी जो 3 लोग जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, अगर आप इनके इकट्ठे क्वेश्चन ले लें ताकि कंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक इसमें सैम जवेद साहब हैं, अंदलीब अख्तर हैं और मुश्तबा हैं। अगर आप तीनों अपने इसी ऑर्डर के अंदर अपने क्वेश्चन दे दें ताकि हम वी कैन आंसर दोस। सैम जवेद साहब। सर कैन आई स्पीक नाउ? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है एफपीएससी का, इंग्लिश जो वो बहुत हॉली कॉ है एफपीएससी की, और हर कोई एग्जामिनेशन होता है एफपीएससी का, उसके अंदर इंग्लिश एक प्राइमरीली उसका एक प्रीपोंडरेंट शेयर होता है हर एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन सर जितना इडियोटिक प्रोसेस इंग्लिश को जज करने का एफपीएससी का ना, आई थिंक कि शायद पूरी दुनिया के अंदर कोई भी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी होगी ना, शायद इतना किसी का नहीं होगा। जस्ट बिकॉज ऑनरेबल मेंबर एफपीएससी यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्हीं के मैं एग्जाम जैसे 2021 का इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का पेपर था ऑब्जेक्टिव पार्ट का, मैं 4-5 यहाँ पर सवालात यहाँ से पूछ लेता हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ही वुडंट नो द आंसर, बिकॉज एक आप जीआरई को देखें सर, हमारे पास एक जो यार्डस्टिक है, हम लोग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की हम बार बार बात कर रहे हैं, जीआरई के बारे में ये लोग अक्सर ये जो इनके ब्यूरोक्रेट्स पढ़ा भी रहे हैं कि जीआरई के 800 वर्ड्स को डट्टा लगाकर आ जाएं, उससे आपका सीएसएस का इंग्लिश प्रेसी का पेपर पास हो जाएगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जीआरई ने कोई वर्ड लिस्ट पब्लिश नहीं की ऑफिशियली। डिफरेंट जो टेस्ट मेकर्स हैं उन्होंने अपनी लिस्ट को बनाया हुआ है, और इंग्लिश आपकी फंक्शनल इंग्लिश को वो चेक कर रहे हैं कि हाउ द पर्सन इज अडेप्ट एट द फंक्शनल लेवल, कि एकेडमिक इंग्लिश को कितना ये बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। जो इनका इंग्लिश को सर जज करने का तरीका है वो अभी तक इसको एक या असर्टिवली मान लेना कि हम लोग वही कॉलोनियल सोसाइटी हैं टू हुम इट मीन कंसर्न, कि हम लोग इंग्लिश आपसे डिमांड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लेटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो सिंपली सर ये स्टेनोटाइपिस्ट के एग्जाम्स यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे, सीएसएस के एग्जाम इनको फिर लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए फिर मेरा ख्याल है हम आउटसोर्स कर देते हैं कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की किसी सर्विस को, बाकी भी हम लोग अपनी पूरी पॉलिसी मेकिंग हमारी आउटसोर्स्ड है, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। अब ये भी एक बड़ा अच्छा जबरदस्त सिस्टम हो जाएगा कि हम लोग भी ईटीएस को आउटसोर्स कर दें, चलो कुछ स्टैंडर्ड तो यहाँ पर सर मेंटेन होगा। और सेकंडली सर आप पीआईडी को यहाँ पर सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, अगर आपको एक प्रोफेसर की सर जरूरत है तो आप 3 साल आज आप सर उसका पब्लिश कर रहे हैं इश्तिहार, और 3 साल के बाद आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो दैट डायरेक्टली मींस कि अगर आज आपने इश्तिहार पब्लिश किया है तो आपके पास इस टाइम प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग दैट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। सर एफपीएससी के आपके खुद पीआईडी की रिसर्च पब्लिकेशन है कि इट एवरेज टेक्स 2 years ऑन जनरल रिक्रूटमेंट। इस जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर कोई बंदा, मैंने सर एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ करियर पोजीशन इन दैट। कोई ये नहीं है कि मैं कोई ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मैंने जॉब नहीं करनी कि आज मैंने एक बंदे के घर ड्राइवरी का काम कर लिया, कल मैं किसी दूसरे की तरफ कर लूंगा। उस 2 साल के अंदर आई हैव टू प्लान ऑल माय जर्नी कि आइदर आई हैव टू परस्यू माय हायर स्टडीज, आइदर आई हैव टू गो फॉर जॉब। जब 2 साल तक यही डिटरमिन नहीं होगा कि मेरा पेपर कब होगा। अब मैंने एग्जामिनेशन के 4 इस टाइम मेरे पास जो है इनकी माशाल्लाह वो पड़ी हुई हैं, वो 300 रुपए वाली पर्चियां जो हैं जिसके बगैर पेपर में अपीयर भी नहीं हो सकते, कि वो आपको यानी प्रोसेस अभी आप देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनुअली आपने बैंक के अंदर वो पैसे जमा करवाने हैं, उस पैसे जमा करवाने के बाद आपका 6 महीने 1 साल के बाद पेपर होगा, वो 300 रुपए की पर्ची आपने संभाल कर रखनी है और पेपर में यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्ची। अब सर मतलब ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क फॉर अ गवर्नमेंट पोजीशन,
और 2 साल तक मुझे डिटरमिन ही ना हो पाए कि जनाब यहाँ पर और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि राइट आफ्टर माय CSS 21 एग्जामिनेशन, जिसकी भी एक एग्जांपल आपको मैं ये दे लेता हूँ कि सर मैं आई वाज पास इन ऑल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट एसए, और मैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का पेपर शायद यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर को यहाँ पर पता हो, आई असर्टिवली से, ये मेरा साइम जावेद आप नाम यहाँ पर लिख लें, आई वाज फेल इन दैट पेपर, लेकिन आई स्कोर्ड इक्वली इन दैट पेपर 46 इन अदर एग्जाम, जिसको मैं जनरल स्टडीज मेरा उसमें भी 46 आया और क्रिमिनोलॉजी में भी 46 आया, और वो दो सब्जेक्ट्स वो थे जिसके अंदर आई वाज एक्सपेक्टिंग हायर, और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का पेपर वो था जिसमें आप खुद लेमेंट कर लें कि जो आपके बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स थे कि दिस इज नॉट अ पेपर फॉर एंट्री लेवल एग्जामिनेशन फॉर ब्यूरोक्रेसी। तो सर ये आपको कोई एक डिफाइंड लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं यहाँ पर बैठ के, कि मैंने पहले अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मेरा एडमिशन हुआ, मैंने बाहर जाना था, माशाल्लाह मेरा CSS का रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया एसए के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर, तो मैंने अपनी उस ऑफर को मैंने फॉरगो किया, फिर अचानक MPT आ गया, और MPT के अंदर आप जो कह रहे हैं कि हम तो बहुत एनालिटिकल है, सर आपके MPT के क्वेश्चंस की टाइप्स देख लें, -3 into -3 into -3 मोस्ट, ये हमारे, और 66% पे पास है। मैं यानी कि मैं सुबह मुंह भी धोकर नहीं गया था, और मैं वहां पर 150 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरा उसमें 141 स्कोर है। तो मतलब क्या इसमें स्टैंडर्डाइज हम लोगों से कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चंस ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जी यहाँ का दौरा 21 मार्च को किया, 22 मार्च को किया, 23 मार्च को किया, तो सवाल यहाँ पर ये नहीं बनता कि 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को किया, सवाल ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस उसको आप प्लीज। थैंक यू सो मच सैम साहब, आपके क्वेश्चन आ गए आई थिंक। इसमें अब सलीम राजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हमने कहे थे लास्ट, उनको भी हम ले लेते हैं। डू यू वांट टू, आई सी योर हैंड रेज्ड। मैं जी इसमें गुजारिश फिर वही करूंगा कि जब तक रवैया नहीं बदलेगा, ये चीजें नहीं, जब तक आज भी रवैया लफ्ज ग्रेजुअली यूज होता है, पब्लिक ओपन कचहरी, ओ भाई वो जो अंग्रेज था जिसकी आप काठे अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज से 75 साल पहले जा चुका है। आज का पाकिस्तानी टेक्नोलॉजिकली एजुकेशन में वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटियों में कम्पीट करके उनके बराबर के हैं। डॉक्टर नदीम शिकागो में जब थे तो इनके साथ ये अपनी क्लास में वन ऑफ द लीडिंग थे। अब ये नहीं है कि हम महकूम हैं और आज अंग्रेज के काठे नुमाइंदों ने हम पे हुकूमत करनी है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप देखिए वर्ल्ड की मास्टर्स हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर, हार्वर्ड के ऑनलाइन, वो अपनी असेसमेंट किस तरह कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि जी मुझे बताइए, लाहौर इस्लामाबाद की कंपनी है रेड मार्कर, वो HSC और हमारे बोर्ड्स के पेपर सब की डिस्क्रिप्टिव पेपर्स और ऑनलाइन असेसमेंट का सिस्टम बना चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन जो हमारे सेक्रेटेरिएट और कमीशन के इनसे निकल के रियल सर, चाहे वो 22 का है चाहे वो 16 ग्रेड का है, वो तैयार नहीं है उसके लिए। उसको पता नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अल्लाह के फजलो करम से बहुत आगे जा चुकी है। वो अभी तक वो 2+2 के हमें हमारे, मैं इन पे बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये उन रूल्स के मुकैयद हैं। मैं भी आज से कुछ अर्सा पहले यूं ही था, जब अल्लाह ने मुझे वहां से निकाला तो देखा दुनिया और है। हम लोग यहाँ फॉर एग्जांपल हम $500 मिलियन के लिए तरस रहे हैं और IMF और इनके भीख मांग रहे हैं। फातिमा ग्रुप ने कल $1.2 बिलियन का एक दुबई में साइन किया है। एक पाकिस्तानी कंपनी एयरलिंक शोमी के साथ मिलकर क्यों नहीं निकलते, क्यों हम दुनिया को क्यों नहीं देखते? और अगर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो क्या हमारा कमीशन और हमारा सरकारी इदारे अभी तक वही अंग्रेजी के नोट्स जो लिखे लिखाए हैं, माय ओबीडिएंट सर्वेंट, उससे कब तक निकलेंगे? थैंक यू सो मच राजा साहब। सर मुझे क्वेश्चन नहीं आप देंगे सर,
time is already over. Yeah, मैं ये कह रहा था कि आदि questions का time रह गया. If there are any last comments from the other speakers, so kindly so take this time to do, for your last comments. राजा साहब का व्यू मे बी एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन ये अपना व्यू है, ये नॉट नेसेसरीली कि सारी गवर्नमेंट और कमीशन इस पे एग्री करे. Okay. Okay. ठीक है. और ये देखिए सोफर यानी जो हमारे लिए पॉसिबल है, इंशाल्लाह सून कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है. इंशाल्लाह वी विल कम अप विद बेटर जो कंप्यूटर्स रिलेटेड इश्यूज है असेसमेंट में, वो आप तक आ देख लेंगे. सोफर ये जो एक क्या नाम था, साइंस साहब आपके बेशुमार कंसर्न है. बिटर रियलिटी है कि लेट है. जहाँ 5 एग्जाम कराते थे, ये 20 और 21 में एक एग्जाम कराया. पहले वो फर्स्ट स्टेप जो है लेटर का वो ही नहीं आ सका, तो बाकी तो बाद में आ गए थे. तो कुछ बिटर रियलिटीज हैं, कुछ we have taken up with the government और always in a struggle के इसको जितना शॉर्ट हो सके करें. लेकिन वो मजबूरी ये है कि मैं आपकी तरह वो सारा रोना रो नहीं सकता यहाँ बैठ, जो बॉटलनेक्स है. और सर ये किसी आप अपनी जो राजा साहब अपनी वॉइस जो है आप सर रेज करते हैं, इंशाल्लाह ये अगर इस पे मैंने स्टेक होल्डर शुरू में गिनवा दी है, अगर सारे स्टेक होल्डर इस पे एग्री करते हैं तो रिफॉर्म नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रिफॉर्म, अगर उसमें बेटरमेंट आ सकती है तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू टेक दैट बेटरमेंट इन द एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच. Hello, Umar Chima Sahab, do you have any last comments so we can finally conclude the webinar? नहीं, मेरी जो ओवरऑल डिस्कशन के हवाले से मेरी एक्सपेक्टेशन थी उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बड़ी फ्रूटफुल रही. और इन पर्टिकुलर जो मैं ज़्यादा जो मुझे लगा इसका जो सबसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पार्ट था, वो एक फीडबैक था स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है. और मैं ये सजेस्ट करूंगा एफपीएससी को कि वो अपने आप को ओपन करें, इन लोगों को सुने, क्योंकि अल्टीमेटली जितने ज्यादा वो ओपन होंगे, कैंडिड होंगे, उतनी ज्यादा एक रिफॉर्म्स आएंगी, उतना हमारा सिस्टम बेहतर होगा. अदरवाइज जो मैं एक कॉमन ट्रेंड देख रहा हूँ एज एन आउटसाइडर, यानी कि मैं ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि इनको जो है ना, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हो जाती है कि व्हेन यू सी समथिंग रिमेन साइलेंट. और यानी कि वो दूसरा यानी कि चूंकि वो ट्रेन होते हैं एक सिस्टम को या एक स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि उसको चैलेंज करने के लिए. तो ये जो रिफॉर्म्स के हवाले से एक हेजिटेशन होती है, शायद ये भी उसका पार्ट है. तो इन लोगों को आप ज्यादा सुने तो मेरे ख्याल है कि उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी. और आप उन लोगों का हवाला दे सकते हैं. बाज़ औक़ात होता है कि आप खुद अपना आर्गूमेंट देते हैं, कोई लोग आपसे एग्री नहीं करते, लेकिन अगर आप जब बताते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आ रहा है तो उसके बारे में फिर एक अप्रोच डिफरेंट होती है. ओवरऑल एफपीएससी जो है, यानी कि ये बड़ा ही इस मामले में कंजर्वेटिव साबित हुआ है. यानी कि इनसे कोई मौक़िफ़ लेना हो तो पता नहीं चलता कि किससे बात करनी है. मैंने कोई 2-3 दफ़ा जब इन पर लिखा है तो जो इनके रेलेवेंट मेंबर से उनसे मैंने बात की है, और वो भी बड़ी फिर एक मुख्तात किस्म की होती है कि हमें कोट नहीं करना, और हम फिर उसको ऑनर भी करते हैं. ये कोई सिस्टम होना चाहिए. ज़रा एक जितनी ज़्यादा आपकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होगी और एक अपना
ये आपके क्लाइंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, यानी कि ये सिर्फ यही नहीं है, यानी कि इनका आप पर राइट है, यानी कि आप लोग इनसे फीस चार्ज करते हैं, उनके बारे में डिसीजन करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में आप फैसले करते हैं। तो आप जितना ज्यादा एक इंक्लूसिव अप्रोच होगी, मेरा ख्याल है कि एफपीएससी उतनी ज्यादा वाइब्रेंट होगा। तो राजा साहब, मैं यानी कि मैं इसी पे, मैं तो ओवरऑल मुझे ये डिस्कशन बड़ी अच्छी लगी, और मेरा ख्याल है कि इसमें हम सब के लिए एजुकेशन है, स्टूडेंट्स के लिए भी कि एफपीएससी का क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे लिए भी, और मेरे ख्याल है एफपीएससी के लिए भी इसमें काफी एजुकेशन है। Thank you so much, Umar Saab. Thank you everybody for coming. Thank you for our honorable speakers. जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं, ये दिस इज नॉट अ डिबेट जो अब यहाँ पे एंड होगी है, हम इस तरह के वेबिनार्स करते रहेंगे, डिस्कशन क्रिएट करते रहेंगे, तो प्लीज कीप अटेंडिंग आवर वेबिनार्स, so you will get an opportunity to give your comments and ask your questions. Thank you everybody, to particularly the speakers, and thank you for attending the PIDE webinar. Thank you so much. Have a nice day. Thank you for